नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी एंड फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की ईएमआईज नहीं देते हैं तो क्या हो सकता है, क्या इसमें भी सेटलमेंट होता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड की और ईएमआई। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्रेडिट कार्ड की भी ईएमआई होती है। किस प्रकार से होती है, पूरी की पूरी चर्चा आज के वीडियो में करने वाला हूँ। दोस्तों, जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट करते हैं और उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, पहले तो होता क्या है कि छोटे-छोटे पेमेंट होते हैं, 45,000 या 50,000 की लिमिट है। आप 500, 700, 1000, 2000, 3000 खर्च करते हैं, चुका देते हैं। फिर थोड़ा वो खर्च बढ़ जाता है, फिर 3000, 4000, फिर 5000 का बिल आता है और एक समय ऐसा आ जाता है जब 45,000 की आपकी लिमिट है और 50,000 रुपये का आपका बिल आता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए मुसीबत आ जाती है बिकॉज़ आप वो पूरा का पूरा पेमेंट कर नहीं पाते हैं। बहुत समय तक आप मिनिमम पेमेंट करते जाते हैं और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उस पर आराम से लगभग 3 से 4%, कई-कई बार तो 5% पर मंथ उस पर वो इंटरेस्ट लगाते चलते हैं। इसके अलावा लेट पेनल्टी चार्जेस होते हैं और भी कई तरीके के चार्जेस होते हैं, इवन जीएसटी भी होती है, वो भी आपको अपनी पॉकेट से देनी होती है। तो कुल मिलाकर जब सिर के ऊपर से पानी गुजरने लग जाता है, जब वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ आप पेमेंट और नहीं कर पाते हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं क्या करूँ। कई लोग तो लोन लेकर उसको पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, कई लोग मिनिमम में ही कई साल खींच लेते हैं, कई लोग दूसरे क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इनसे कभी भी समस्या का समाधान न निकला था, न निकला है और न निकलेगा। लेकिन गलतियां करते जाते हैं और समाधान की तलाश में एक समाधान उनको ये नज़र आता है कि क्यों न हम क्रेडिट कार्ड की ईएमआई तुड़वा लें। उदाहरण के तौर पर सपोज कीजिए कि अगर आपकी लिमिट 45,000 रुपये की है और अब वो 60,000 रुपये का बिल आ गया है। अब आप दे नहीं पा रहे एक लंबे समय तक और आपको लगता है कि बहुत टाइम हो गया, मैं नहीं दे पाऊंगा, सब कुछ कर लिया है, तो आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करते हैं और आप उनको ये बोलते हैं कि आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए। ये जो 60,000 रुपये का आपने बिल भेजा है, क्या आप इसकी ईएमआई बना देंगे, क्या आप इसे ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे? यानी कि 5-5 हज़ार रुपये की मान लीजिए कि 12 ईएमआई हो गई। या कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि ठीक है हम कर देंगे, लेकिन उसके लिए उनके कुछ अलग से और एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। लेकिन आप सहमत हो जाते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। अब जब वो ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की ईएमआई बन जाती है। यानी कि हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना है। अब ये जो ईएमआई वाला पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है जब आपकी मल्टीपल ईएमआईज़ होती है। क्योंकि ईएमआई का मतलब क्या है, इतनी आपको फिक्स्ड देनी ही है, इतनी आपको फिक्स्ड देनी है हर महीने। और आपकी मल्टीपल ईएमआईज़ है तो आपकी पूरी की पूरी तनख्वाह जो होती है, पूरी की पूरी मंथली इनकम जो होती है, वो ईएमआईज़ में ही चली जाती है। अब अगर 6,000 की कहीं ईएमआई है तो आप उसको 5,000 तो दे नहीं सकते। क्रेडिट कार्ड में तो चलो आपने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने मिनिमम पेमेंट कर दिया, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन ईएमआई में कोई ऑप्शन नहीं होता, जितनी की ईएमआई तय की गई है उतनी पूरी आपको ईएमआई देनी होती है। अब ये ईएमआई भी आप कुछ समय के बाद नहीं दे पाते हैं। दिस इज अ फैक्ट, एकदम सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। और जिन्होंने ईएमआई में कन्वर्ट करवाया है अपने क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को, दे नो इट वेल कि ईएमआई देने में उनको कितनी तकलीफ हो गई थी। अगर एक ही कार्ड था तो चलो हो सकता है आपने पे कर दिया हो, लेकिन अगर आपके मल्टीपल लोन्स होंगे तो वैसी स्थिति में इसका रीपेमेंट करने में आपकी हालत एकदम खस्ता हो गई होगी। और मैं कह रहा हूं कि ईएमआई में कन्वर्ट करवाने के बावजूद इसका भी डिफॉल्ट हो गया होगा। तो सवाल ये है कि क्रेडिट कार्ड की ईएमआईज़ का भी क्या सेटलमेंट होता है, क्योंकि आपने तो एक उनसे ऑप्शन ले लिया। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमेशा बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है, वो अपना पैसा चाहते हैं। तो भले ही उन्होंने ईएमआई में उसको कन्वर्ट कर दिया हो, भले उन्होंने कुछ भी कर दिया हो, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो वो सेटलमेंट पर ही लास्ट में आते हैं। तो अगर आपने कन्वर्जन कर दिया है, इफ़ योर क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाज कन्वर्टेड इनटू ईएमआईज, और उसके बाद अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट हो चुका अगेन, तो भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी उसका सेटलमेंट हो जाता है। सो डोंट वरी, आप सेटलमेंट के लिए जाइए। ईएमआई है तो ऑटो डेबिट ऑन होगा, ऑटो डेबिट के लिए सेक्शन 25 वाला केस बिल्कुल बन सकता है, लेकिन डोंट थिंक अबाउट दैट। आप अगर नहीं दे पा रहे हैं, टॉक टू देम, हैव अ वर्ड विद योर बैंक, टेल देम योर प्रॉब्लम कि भाई ठीक है, मैंने कमिट किया था कि मैं ईएमआई के थ्रू आई पे यू ऑफ, लेकिन नाउ मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, प्लीज़ आप इसका सेटलमेंट कर दीजिए। तो बहुत सारे डिफ़ॉल्ट उसके भी होते जाएंगे, फिर इंटरेस्ट चार्जेस लगते जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सेटलमेंट कर देंगे
और आपको भी सेटलमेंट करवा ही लेना चाहिए। और ज़िंदगी में दोबारा कभी न कोई क्रेडिट कार्ड लेना है, न कोई लोन लेना है, किसी भी तरीके का नहीं लेना है। कम में खाना है। आपको बड़ी सिटी में मकान नहीं खरीदना, अगर पैसे नहीं है तो लोन लेकर छोटे शहर में चले जाइए, वहाँ भी बहुत आराम मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बड़े शहर में कुछ ज़्यादा आराम मिलेगा। तो आपको इसको भी क्लोज करवा लेना है विद अ प्रॉपर सेटलमेंट अमाउंट। जहाँ आपको 20-30% का सेटलमेंट मिले, आप सेटलमेंट करवा लीजिए। इसके अलावा जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं किस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो आपको करना क्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पर क्लिक करने से जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और अगर आपको लोन से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, आपके कोई डिफ़ॉल्ट हो गया है, अंडर सेक्शन 25 कोई केस हो गया है, चेक बाउंस का कोई 138 का केस हो गया है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया है, या फिर आप सिंपली जानना चाहते हैं कि आपको एक प्लान चाहिए हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, तो आपको एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए। उस रोड मैप के बगैर आप कभी भी कर्ज से बाहर नहीं निकल सकेंगे। लोग सोचते हैं, जनरली लोग कांटेक्ट करते कब है, जब उनके पास एक कोर्ट का सम्मन आता है। कोर्ट का सम्मन आता है या केस होता है तो वहां तो वकील आपका खर्चा और अधिक बढ़ा देगा। आप वकील तक जाए ही नहीं अगर आप प्रॉपर एडवांस में, जब आपको लगता है कि मैं EMI नहीं दे पाऊंगा, तो वैसी स्थिति में आप तुरंत ही सलाह ले लीजिए कि न कोई आपके ऊपर केस हो, न किसी वकील को पैसे देने पड़े। उससे तो क्या है कि आपकी लागत और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो दे नहीं पा रहे और फिर केस होगा तो आपको उसको फाइट तो करना ही पड़ेगा। तो समय रहते एक प्रॉपर गाइडेंस लेना सही रहता है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर प्लान मिल जाता है कि नाउ दिस इज द प्लान। और अगर आप इस हिसाब से आगे चलेंगे तो आप एक एक कर अपने घर का खर्चा भी चला पाएंगे, कोई केस भी नहीं हो पाएगा, रिजर्व में भी आपके पैसे रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक प्लान चाहिए, एक फाइनेंशियल प्लान। आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की इस प्लान के साथ, या किसी भी तरीके का कोई केस हो गया हो, आपकी सिटी के बाहर हो गया हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया हो, एनीथिंग, या आने वाला हो, या आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, आपको इस स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस पर आपको हाई लिखकर भेजना है, और हाई लिखने के बाद आपके पास एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप मुझसे ऑन कॉल कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपसे जल्दी अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को कह दीजिए।